हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखिए, क्वेश्चन एक कह रहा है दोस्तों कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों, जो सेल था इसको देने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जो होती है वह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सेल का नाम किसने दिया था, तो आपको रॉबर्ट हुक मारना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए केंद्रक का नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको रॉबर्ट ब्राउन को ध्यान देना है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, जबकि सेल या कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो दोस्तों, जो मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वह होता है सेंट्रियोल। क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है यह केवल जो है एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, जो सेल के डिवीजन में क्या होता है, मुख्य भूमिका अदा करता है। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में मेजर डिफरेंस क्या है, तो आपको सेंट्रियोल को मारना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो दोस्तों, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। यदि किसी भी सेल के अंदर अगर राइबोसोम अनुपस्थित हो जाए, एब्सेंट हो जाता है, तो आप यही मानिए कि वहाँ प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे बॉडी के अंदर एक मेन ऑर्गेनली होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, और यह ग्लूकोज का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना, तो ये ऑक्सीडेशन की क्रिया रुक जाएगी यदि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर अनुपस्थित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों प्लास्टिड है, तथा सबसे छोटा कोशिकांग यदि पूछे तो आपको राइबोसोम को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो किसी भी सेल के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है वो राइबोसोम के अंतर्गत होता है। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम कहाँ है, सेंटर कहाँ है, तो आपको न्यूक्लियोलस केंद्रिका ध्यान में रखना है। अगर राइबोसोम का निर्माण पूछेगा तो आपको केंद्रिका मारना है। अगर कहता है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जबकि राइबोसोम का संश्लेषण कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर यानी न्यूक्लियोलस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो दोस्तों, जो प्लांट सेल होता है उसका सबसे आउटर कवरिंग जो होती है उसे सेलवाल कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जो है सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करता है। तो दोस्तों, जो कोशिका का निश्चित रूप यानी आकार कह लीजिए जो बनाता है उसका काम है सेलवाल का। सेलवाल जो है आउटर कवरिंग को फॉर्मेट करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार
और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस सेल के अंदर जो महीन, शाखी, झिल्लीदार अनियमित नलिकाएं होती हैं वो उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या हिंदी में अंतःप्रदर्पी जलिका कहते हैं। दोस्तों बता दें कि अंतःप्रदर्पी जलिका जो होती है सेल के अंदर दो प्रकार की होती है। पहला होता है RER, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या इसे कहते हैं खुरदुरा अंतःप्रदर्पी जलिका। तो जो खुरदुरा यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो क्वेश्चन में यदि आ जाए कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है, तो आपको ध्यान देना है इसका काम है क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो दूसरी ER है उसका नाम है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या चिकनी अंतःप्रदर्पी जलिका। तो जो चिकनी अंतःप्रदर्पी जलिका होती है इसका काम है फैट का संश्लेषण करना। तो वसा का संश्लेषण करता है SER और प्रोटीन का संश्लेषण करता है RER। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो दोस्तों जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम के अंतर्गत होता है। तो आपको ध्यान में देना है कि प्रोटीन का संश्लेषण दे दे या प्रोटीन के निर्माण का स्थल पूछे तो आपको राइबोसोम को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो दोस्तों जो कोशिकीय श्वसन का जो सेंटर है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका श्वसन भी कहते हैं और इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों अवर्णीय लवक का मतलब होता है रंगहीन लवक। ये पौधों के ऐसे भूमिगत भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो है प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो ये जड़ों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और इसी प्रकार से आप क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को देखते हैं जो पौधों के हरे भागों में यानी पत्तियों वगैरह में या मेसोफिल सेल में पाई जाती हैं। और क्रोमोप्लास्ट पौधों के विभिन्न प्रकार के जो है रंगों फूलों वगैरह में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है उसका रंग लाल, पीला, नीला जो है विभिन्न प्रकार के रंगों के कारण होता है। तो इसी प्रकार से ल्यूकोप्लास्ट के विषय में आपको यदि पूछता है कि क्या होता है तो आपको ध्यान देना है ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का क्या है, रंगहीन लवक है और ये पौधों के ऐसे भागों में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं उपस्थित होता, यानी जड़ों की कोशिकाओं में सन का लाइट नहीं पहुँचेगा, तो अवर्णीय लवक यही होता है। इस बात को ख्याल में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा प्रोटीन की फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों जो रंग बनाता है हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर प्रदान करता है, तो क्रोमोप्लास्ट को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों जो हरा रंग प्रदान करता है वह है हरित लवक या हिंदी में इसको हरित लवक कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो प्लास्टिक अगर पूछे लवक कितने प्रकार का होता है तो आपको ध्यान देना है कि लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट या इसे वर्णीय लवक कहते हैं, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक या रंगहीन लवक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है वह है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो दोस्तों जिसे आत्मघाती थैली या इसे सुसाइड बैग कहते हैं। तो सुसाइड बैग जो होता है वो लाइसोसोम होता है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? तो उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो दोस्तों किसी भी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है, जल। तो 80% से अधिक अगर पूछे सेल में क्या पाया जाता है तो आपको जल को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है?
तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेजर डिफरेंस होता है वो सेल वॉल होता है। यानी जो सेल वॉल होता है यानी कोशिका भित्ति होती है, यह सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और यह केवल पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गाल्जी काया का प्रमुख कार्य है। तो गाल्जी काया का जो प्रमुख कार्य है वो सिक्रीशन करना, यानी स्रावी कोशिकाएं होती हैं, तो श्रावण करने का काम गाल्जी काया का होता है। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो दोस्तों जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत अधिक संख्या में होता है, तो इस बात को ख्याल में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने बताया कि ईआर और राइबोसोम दोनों होता है जो प्रोटीन के सिंथेसाइज में एक प्रकार से प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो प्रोटीन के सिंथेसाइज में प्रमुख जो है भूमिका निभाता है, तो आपको ध्यान देना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदर्पी जलिका और राइबोसोम जो होते हैं कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रोग्राम्ड सेल डेथ का जो कोशिकीय एवं आणविक कंट्रोलर होता है उसको एंजिंग कहते हैं, तो एंजिंग को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। तो एनिमल सेल के अंदर दोस्तों लवक यानी हरित लवक नहीं होता, क्योंकि जितने भी एनिमल होते हैं सभी क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफ होते हैं, परपोषी होते हैं, जो किसी भी प्लांट पर क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर लवक अनुपस्थित होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो दोस्तों जो लाइसोसोम का काम होता है वह अंतःकोश की पाचन करता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम किसका होता है लाइसोसोम का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है। तो दोस्तों जो सेल वॉल होती है यह पारगम्य होती है। तो जो जैसे आप देखते होंगे कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो वह केवल सॉल्वेंट यानी विलायक के कण को जो है अपने से आर पार जाने देती है। उसी प्रकार से सेल वॉल भी जो होता है वह केवल कुछ ही प्रकार के जो है द्रव्य को अपने से इधर उधर आदान प्रदान करती है, जबकि फैट प्रोटीन को जो है एक अन्य माध्यम होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछता है कि सेल वॉल जो है वह होता है, तो सेल वॉल कैसा होता है पारगम्य होता है, परमेबल होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय जो अंगुलियों जैसी संरचनाएं बनती हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं, और यह F1 कण होता है, ठीक है, इस पर ऑक्सीसोम की क्रिया संपन्न होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है एब्सेंट होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ कि जो बैक्टीरिया होता है इसको प्लांट सेल या एनिमल सेल किसके अंदर रखते हैं। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति उपस्थित होने के कारण जो बैक्टीरिया होता है इसको पादप सेल यानी प्लांट सेल के अंतर्गत रखा जाता है। इस बात को ख्याल में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो प्रोटोप्लाज्म था दोस्तों, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लैमार्क यहाँ जो दिया है क्वेश्चन में इस गलत दिया है दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा पुरकेंजे। तो पुरकेंजे साहब क्या थे प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने ही जीवन का भौतिक आधार बताया कि जो जीवद्रव्य होता है किसी भी जीव का जो क्या होता है एक प्रकार का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ लैमार्क काट कर दीजिए, ये गलत दिया है, लैमार्क नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो आपको पुरकेंजे को मारना है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था उसको वाटसन और क्रिक ने बताया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है, और उन्होंने बी डीएनए पर अपना जो है प्रयोग किया था।
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। तो कोशिका की जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो नियंत्रित होती हैं तो उसको कहते हैं केंद्रक। यानी केंद्रक के द्वारा कोशिका की जितनी भी क्रियात्मक गतिविधियाँ होती हैं सभी जो है नियंत्रित होती हैं। इस बात को ख्याल में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। दोस्तों जो क्रोमोजोम शब्द था सबसे पहले W वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग यानी क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो आपको W वाल्डेयर मारना है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अंतःप्रदर्पी जालक ER की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो खोज की थी वो पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे। तो पोर्टर ने अंतःप्रदर्पी जालिका की खोज की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था इसकी डिस्कवरी नाल और रक्सका नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी तो आपको नाल और रक्सका टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या जितने भी मोनेरन होते हैं सभी में क्या होता है केंद्रक वास्तविक रूप से क्या होता है एब्सेंट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है बैक्टीरिया जो है क्या होता है वास्तविक केंद्रक क्या होता है एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो डिप्लॉयड जो क्रोमोजोम होते हैं ऑफियोग्लासम में पाए जाते हैं, लगभग 1260 के लगभग में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जीवन का भौतिक आधार है। तो इसको पुरकेंजे साहब ने बताया था दोस्तों कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हिंदी में जीवद्रव्य भी कहते हैं। तो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इसको किसने बताया था पुरकेंजे ने। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान का जो सेंटर है वह हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिका है। तो दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वह है माइकोप्लाज्मा, इसको PPLO भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यह जो माइकोप्लाज्मा होता है ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो दोस्तों जो किसी भी प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका मुख्य संरचनात्मक घटक क्या होता है मैग्नीज होता है। इस बात को ख्याल में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 कि कोशिका कला वर्णात्मक रूप से पारगम्य यानी परमेबल होती है क्योंकि। तो दोस्तों जो सेल वॉल होती है वह केवल कुछ अणुओं को अंदर या बाहर की ओर संचलन करने के लिए इजाज़त देती है, जबकि अन्य अणुओं को संचलन करने के लिए क्या होती है यह रोक देती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सेल वॉल होता है वह प्रकार से क्या होता है वर्णात्मक रूप से पारगम्य होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने साइटोलॉजी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हमने इस वीडियो में दोस्तों कवर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इसी के साथ आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ध्यान से पढ़िए। जय हिंद दोस्तों।